हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल्स कनेक्ट स्टडी प्लेटफॉर्म में। और कल हमने पेज नंबर 40 तक आई दृष्टि मैगजीन को कवर किया था, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का हिस्सा है। और उसी के आगे आज हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इस पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम को ख़त्म कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि हुई है, ये बात है। अब कहा जा रहा है कि प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि जो लौह प्रौद्योगिकी है उत्पत्ति उसकी लगभग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर में हुई थी, यानी कि लगभग 1000 ईसा के जन्म के पहले। और यह तकनीकी प्रसार के तहत तेजी से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गई। अब यहाँ तमिलनाडु की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग भी तमिलनाडु में लौह धातु के प्रारंभिक उपयोग का पता लगाने और उसे पहचानने के इस विशाल कार्य में सक्रिय रूप से शामिल था। अब इसमें कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में लौह धातु की प्राचीनता को 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा गया है। तमिलनाडु में लौह धातु की उत्पत्ति चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही में मानी जाती है, यानी कि आज से 4000 साल पहले के 4000वें साल का जो पहला क्वार्टर है, यानी कि 25वां, यानी 4025 में ईसा के जन्म के पहले मानी जाती है। अब जो पॉइंट हैं उनको देखते हैं। तो तमिलनाडु में जो नई खोजें उनसे पता चला है कि दक्षिण भारत में जो लौह युग है उसकी शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी। अब तक के माने गए समय के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पहले का समय दर्शाती है। यह खोज तमिलनाडु को लौह उपयोग धातु विज्ञान में सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित करती है। अगली बात, यह जो खोज हुई है वह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के शिवगलाई स्थल पर हुई है। और इसके बारे में कहा गया है कि एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसके लेखक के राजन और आर शिवानाथम है। और ये कह रहे हैं कि एंटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। अब कहा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तमिलनाडु में लौह उपयोग की शुरुआत 3345 ईसा पूर्व में हुई थी। अब यह जो खोज है वो दर्शाती है कि लगभग 5300 वर्ष पूर्व ही तमिलनाडु लौह उपयोग में अग्रणीय क्षेत्र था। ये है इस टॉपिक की बात। अगला, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों में से एक सोनमर्ग भी है। लेकिन इसमें वर्ष भर क्या है दिक्कत कि सोनमर्ग को NH1 पर भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण अद्वितीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लगभग 4 माह तक सड़क बंद रहने के कारण सोनमर्ग पर्यटकों की पहुंच से दूर रहता है, ये बात बताई गई है। फिर आगे कहा गया है कि इस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेड मोड़ परियोजना को आरंभ किया गया था। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। इसका पुनर्नामकरण करके सोनमर्ग सुरंग के रूप में कर दिया गया है। अब ये जो जेड मोड़ सुरंग या सोनमर्ग सुरंग है, यह जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। फिर आगे इसमें कहा गया है कि यह 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है, यानी एक साइड से आप जा सकते हैं, एक साइड से आप आ सकते हैं, ये बात बताई गई है इसमें। फिर इसमें कहा गया है कि यह गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है, ये बात कही गई है। अब केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना, अब उससे पहले हमने ताप्ती परियोजना के बारे में पढ़ा था, अब इसके बारे में जानते हैं। यह पहली सबसे बड़ी परियोजना है भारत की। अब इसके बारे में है कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है उसको इसका काम सौंपा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया था और इसका शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया था। आगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना
केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना है। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 यानी कि विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। फिर यह देश में पहली बड़ी केंद्र संचालित नदी जोड़ो परियोजना है। आगे, परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण भी किया जाएगा। छतरपुर जिला जो कि एमपी का है, उसमें एक दौधन गांव है, उस पर केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल की भी स्थापना की जाएगी। आगे कहा गया है कि इसकी कुल लागत यानी केन बेतवा लिंक परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि 2021 की कीमतों के आधार पर है। परियोजना जल की कमी से जूझते उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य तक विस्तारित बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। अब इसमें जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वे हैं बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ध्यान रखिए, इसमें बुंदेलखंड में आने वाला हमीरपुर शामिल नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड में जो आने वाला हमीरपुर जिला है वो सीधे सीधे टेरिटरी यानी कि सीमा नहीं बनाता मध्य प्रदेश से। इसलिए अब मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनको सिर्फ पढ़ लीजिए, हमें उत्तर प्रदेश के पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, निवाड़ी, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। अब इसके बारे में जानते हैं। केन बेतवा नदी परियोजना है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक अंतर्राज्यीय नदी परियोजना है। अब जो केन नदी है इसका उद्गम स्थल कटनी जिला मध्य प्रदेश के स्थित अहिर गंवा गांव से है। कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। यह बांदा में जो चिल्ला गांव है वहां से यमुना नदी में मिल जाती है और उसकी सहायक नदी बन जाती है। इस नदी पर रानेह जलप्रपात है और केन गढ़ियाल सेंचुरी नामक 2 प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। अब जो केन नदी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, जो कि पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेतवा नदी का जो उद्गम है वो भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है। बेतवा नदी पर राजघाट, पारीक्षा और माता टीला बांध निर्मित किए गए और ये तीनों बांध यूपी में पड़ते हैं। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी SJVN लिमिटेड ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है यह परियोजना। अब फ्लोटिंग सौर परियोजना की जो क्षमता है वो 90 मेगावाट है, 90 और यह परियोजना मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है जो फ्लोटिंग है। आगे बात कही गई है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है और उसी के अंतर्गत इस परियोजना में 90 मेगावाट है और जो सोलर पार्क की कुल क्षमता है वो 600 मेगावाट है। आगे, जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। अंतर्देशीय जलमार्ग उनको कहते हैं जो देश में बहने वाली जो नदियां हैं उनके तहत जो नौगम्य हम लॉजिस्टिक्स की सप्लाई या लोगों की जो आवाजाही करते हैं वो अंतर्देशीय जलमार्ग के तहत आता है। अब वर्तमान में क्या है कि लॉजिस्टिक्स परिदृश्य एक असंतुलन का सामना कर रहा है। माल परिवहन के लिए सड़कों और रेल नेटवर्क पर अधिक निर्भरता है और माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन की जो हिस्सेदारी है वो 2% है। और आपको पता होगा कि अगर आप जल के माध्यम से अगर माल ढुलाई करते हैं तो उसमें लागत कम आती है। आगे कहा जा रहा है
कि केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक एक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है ताकि जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके, रेल और सड़क मार्गों पर बोझ को कम किया जा सके। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी असम के धुबरी पट्टी से है। राष्ट्रीय जलमार्ग 16 जो कि बराक नदी पर है। ये सबसे लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करती है। जो ये योजना है ये इन 3 जो जलमार्ग हैं इनको प्रोत्साहन देती है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र है उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में 15 दिसंबर 2024 को GRJT कोलकाता से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई है। आगे केंद्रीय मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल ने GRJT कोलकाता में MV-AAI, MV होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को रवाना किया है। अगला मसाली, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। पहला सौर गांव नहीं, सीमावर्ती सौर गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य में गुजरात का दौरा किया था और इसी दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया था। अब मसाली जो है उसको भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। यह गांव गुजरात के बनासकाठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है और इस गांव को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जो मसाली है वो मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है। ये बात। अब आगे, भारत का पहला संविधान संग्रहालय। अब इसके बारे में कहा गया है कि जो भारत का संविधान है उसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे और उस समय इसमें 12 भाग थे। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया अब तक का और वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ना तो यह मुद्रित है यानी प्रिंटेड नहीं है, ना ही टंकित यानी टाइपिंग की गई है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। यानी कि इस संविधान में जो लेखन कार्य किया गया है वो काम किया गया है प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा और जो इसमें डिजाइन्स यानी जो आर्ट बनाई गई है उसे शांति निकेतन के नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसको ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है जो कि सोनीपत में पड़ती है। यह संग्रहालय इस यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है जहां पर यह संग्रहालय बना है। आगे इस
जो संग्रहालय का उद्घाटन है ये संविधान के 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर किया गया है। अब आगे आते हैं कि संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण के लिए अंजुचिता बी नायर सेंटर फॉर म्यूजियम की प्रमुख नामित की गई हैं। अब एक संविद जो कि एक पहला रोबोटिक टूर गाइड है, इसको भी स्थापित किया गया है इस संग्रहालय में, जिसमें कहा गया है कि भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण किया गया है और ये टूर गाइड संविद के नाम से जाना जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ, 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए इसे चालू किया गया है और इसमें वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत भी की गई है। समारोह के तहत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान भी आयोजित किया गया है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन, जो कि हमारा पुराना संसद भवन है, उसके केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन भी किया गया है। ये दो नई भाषाओं में, संस्कृत और मैथिली में, इसको विमोचित किया गया है और यह हमारा 10वां संविधान दिवस है, क्योंकि इसको 2014 से मनाया जाना शुरू किया गया था। इस वर्ष का मुख्य विषय जो था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान था। अगला, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत ही छोटी छोटी छिटपुट जानकारियां हैं, उसको समझ लेते हैं, ज़्यादा इसमें जानना नहीं है। पहला, भारत में जो झारखंड जिला है वह कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रखता है। 9 सीटें अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी, 28 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए हैं। कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। अब इसमें कितनी सीटों के लिए हुआ है ये याद करने की जरूरत नहीं है। और 24 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा सरकार को पुनः सत्ता में वापस आने का मौका मिला है। और ये कौन सी सरकार है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत से सरकार में आया है और कुल 56 सीटें जीती हैं। सीटें ना भी याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। अगला, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। जैसे कि झारखंड में टोटल 81 सीटें हैं, उसी तरीके से जो कि महाराष्ट्र है उसमें कुल सीटों की संख्या 288 है। 29 सीटें अनुसूचित जाति, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। इसमें से एक ही चरण में 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ है और इसमें चुनाव के परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। अब इस परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है, जिसको इन्होंने लागू करने की बात कही थी। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 65 वर्ष आयु की वर्ग की इसमें 21 से 65 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको प्रति माह 1500 रुपए प्रदान किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी उनके खाते में डायरेक्ट आ जाएगा। आगे 5 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। एकनाथ शिंदे और अजीत अनंतराव पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगला, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी नेचुरल फार्मिंग, यानी कि केमिकल मुक्त फार्मिंग, यह देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित फार्मिंग है और यह रासायनिक उर्वरकों की जगह परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। अब इसमें कहा गया है कि यह स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू है और इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका जो कुल परिव्यय यानी कुल खर्च है 2481 करोड़ है और 15वें वित्त आयोग की अवधि 25 से 26 तक इसका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया है। आगे अगले 2 वर्षों में 15,000 समूहों के अंतर्गत
जो इच्छुक लोग हैं उनको प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पहल चलाई जाएगी, जो 15,000 समूह हैं इच्छुक ग्राम पंचायतों के तहत। इसमें 1 करोड़ किसानों तक इसकी पहुंच बनानी है। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है और 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित करने हैं। इसके बाद कहा गया है कि लगभग 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किए जाएंगे, जो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि कैसे करनी है आपको ये वाली खेती। उसके लिए अगला, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी। अब ये इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इनोवेशन हो और लोग उद्यम करें, उनकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लाया गया था। अब इसमें कहा गया है कि इस मिशन को विस्तारित कार्यक्षेत्र और 2750 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है और इसकी जो अवधि है उसे 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। और यह मिशन 3 तरीकों से भारत के नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। पहला है इनपुट बढ़ाकर, मतलब कि नए इनोवेटर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को शामिल करके। दूसरी बात, सफलता दर या थ्रूपुट में सुधार करके, ताकि जो अधिक स्टार्टअप हैं उनको सफलता मिल सके। अगला, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, यानी कि बेहतर नौकरियों, उत्पादों और सेवाओं का जनन किया जाएगा इसमें। अब इस मिशन में कई नए कार्यक्रमों को भी जारी किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। जैसे पहला, लिपि, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, यानी कि अन्य भाषाओं में भी इसके परिमाण को बढ़ाया जाएगा अन्य भाषाओं का उपयोग करके। भारत में संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें नवाचार उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करने के लिए लिपि पोर्टल को लाया गया है। इसमें जो अंग्रेजी ना बोलने वाले नवप्रवर्तक, उद्यमी और निवेशक हैं, उनकी बाधाओं को कम करेगा, भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं। क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जो वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर है, यानी कि जो स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं आप, डायलेक्ट मान लीजिए आप। अगला, फ्रंटियर कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि 7 सिस्टर्स में आकांक्षी जिलों, ब्लॉकों में नवाचार उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है, यानी कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। अब पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये भी आते हैं, पर इनको नहीं शामिल किया गया। इसकी जगह पर ऐसे क्षेत्रों में जो आकांक्षी जिले हैं और जो ब्लॉक हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को भी शामिल किया जाएगा, ताकि यहाँ पर नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। ये बात कही गई है। फिर इसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार टेम्पलेटेड होंगी, यानी स्थानीय आवश्यकताओं का टेम्पलेट बनाया जाएगा कि एक ऐसा टेम्पलेट है, उसमें इस स्थान की ये आवश्यकता है, उसके आधार पर ये काम करेंगी ये लैब। अभी तक क्या था कि एक सेट पैटर्न वाला टेम्पलेट था जो हर जगह चलता था, उसकी जगह रीच को बढ़ाने की वजह से इसका जो टेम्पलेट है उसको बड़ा किया जा रहा है, ताकि लोकल लोग भी इससे जुड़ सकें। फिर इसमें कहा गया है कि यह जो मिशन है, मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवरों, यानी कि जैसे प्रबंधकों जो मैनेजमेंट देखते हैं, शिक्षक और प्रशिक्षक को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा और इसमें 5500 ऐसे पेशेवर तैयार किए जाएंगे जो लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे। अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि डीप टेक रिएक्टर भी बनाया जाएगा। अब डीप टेक स्टार्टअप के परीक्षण के लिए एक शोध सैंडबॉक्स तैयार किया जाएगा और ये जो डीप टेक्नोलॉजी है यह नवाचारों के संदर्भ में है जो उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर
आधारित होते हैं, ये बात कही गई है। फिर इसमें आगे जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि इनोवेशन मिशन 2.0 में जो अटल इनोवेशन मिशन है उसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम यानी इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम। फिर दूसरा है अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड, यानी कि ये का उद्देश्य आउटपुट, नौकरियों, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये बात हो गई। अब चलते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत आने वाली योजना है। अब इसमें जो बात कही गई है वो कुछ इस प्रकार है। एक सेकंड में पानी पी लूं। केंद्र सरकार के प्रमुख उद्देश्य में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि किसी भी छात्र को गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत ना आए। तो इसी को पूरा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं, और उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नामक एक छत्र योजना संचालित की जा रही है। ये वो अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लाई जाएगी। अब कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी आप कहीं अपने आप को दर्ज कराते हैं, दाखिला लेते हैं, वर्ष 2019-20 में लगभग 27% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक लक्ष्य रखा गया है कि इतना एनरोलमेंट होना चाहिए 2035 तक। अभी 19-20 में 27% ही है, ये बात है। फिर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को जो मंजूरी दी है, यह नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्रों को बिना जमानत, यानी कि कोई आपको गिरवी नहीं रखना कुछ भी चीज, और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करेगा। अब यह जो प्रणाली है यह पूरी तरीके से डिजिटल होगी और सुसंगत होगी। फिर अब इसमें पात्रता संबंधी नियम है, कुछ नियम होते हैं पात्रता के लिए, उसके बारे में। NIRF नेशनल इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि ये कहता है इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, यह निर्धारित जो है देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च संस्थानों, शिक्षा संस्थानों के प्रवेश पर ही लागू होगी। यानी कि NIRF इंडिया रैंकिंग में जो देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके प्रवेश पर ही इस योजना को शामिल किया गया है। अब इसमें जो रैंकिंग में समग्र, श्रेणी विशिष्ट, डोमेन विशिष्ट के तहत शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थानों को शामिल किया गया है। आगे चल करके इसी मैगजीन में, इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम इस रैंकिंग की जानकारी जुटाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे कहा गया है कि अगर निरफ इंडिया रैंकिंग में 101 से 200 तक अगर कोई राज्य सरकारों का उच्च शिक्षा संस्थान है तो उसमें भी आपको पात्रता मिलेगी, आप उसके भी पात्र होंगे। और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थान, ये भी बात कही गई है। और इसको हमेशा हर साल इसको अपडेट किया जाएगा। इस योजना में 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ है, यानी कि 860 गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान हैं अभी, और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए के ऋण छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी पर प्राप्त होंगे, यानी कि आपकी जो क्रेडिट है उसकी जो गारंटी है वो 70% सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, 25% ही आपको उठानी है।
ये बात। इसके अलावा ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है या जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन यानी कि मोरेटोरियम पीरियड होता है, उसके तहत 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगर कहीं आपने कोई लोन लिया 10 लाख रुपए का जिस पे 6% ब्याज दिया जाएगा, तो उसमें से 3% ब्याज का वहन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर उठाएगी। ये बात कही गई है। अगली बात, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब जो ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, इसे पीएम यूएसपी योजना की 2 घटक योजनाओं यथा CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम और CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन के पूरक के रूप में होगी। अब इसके बारे में कहा गया है कि जो ये पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत दायरे में विस्तार करके मध्यम आय वर्ग के परिवारों को भी शामिल किया गया है। ये बात कही गई है। अब शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख पहलें भी हैं, जैसे कि पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 2022 में चालू हुई थी और संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी अवधि 5 वर्ष है। आगे, समग्र शिक्षा योजना 2018 में लॉन्च किया गया। स्कूल के लिए एक इंटीग्रेटेड ये प्लान है और 5 वर्षों के लिए ये योजना लागू की गई है 2021-22 से 2025-26। यह संशोधित समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन है। अब जो ऊपर पीएम श्री है ये 2022 से 27 के बीच के लिए है। अगला, उल्लास। हमने अभी साक्षरता अभियान के बारे में सुना था, जब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था जिसमें मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा स्टेट प्लस इससे पहले लद्दाख और सबसे पहले केरल, ये पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं। तो उल्लास जो है वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी लोकप्रिय है। ये लिटरेसी को बढ़ाने के लिए लाया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें औपचारिक शिक्षा से जो वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा साक्षर करके, और इसकी कार्यान्वयन अवधि 2022 से 27 है। अगला, निपुण। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, यानी कि आप पढ़ सकें और गणनाओं का जोड़ घटाव कर सकें, उसकी समझ बना सकें, गणना की समझ ले सकें। इसके लिए इस कार्यक्रम को 2021 में लॉन्च किया गया था और देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित है ये योजना, और ये 2026-27 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई है। अगला, निष्ठा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, यह टीचरों के उत्थान के लिए योजना है जो 2019 में लॉन्च की गई थी और ऑनलाइन इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, और ये 42 लाख प्रारंभिक शिक्षकों और स्कूल हेड्स के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब इसमें कहा गया है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित निष्ठा 3.0 7 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई है कि नहीं जाएगी। अगला, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये पिछले 3 घटना चक्र मैगजीन में कंटिन्यू आ रही है ये योजना, और इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जो है, जो उर्वरक जो कि हमारे फसल की पैदावार में इस्तेमाल होते हैं उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन, गैस, फॉस्फेटिक और पोटास खनिजों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। तो हम उत्पादक तो हैं पर हम आयात करके उत्पादन करते हैं। तो इसी की पहल के लिए, इस आयात निर्भरता को कम करने के लिए और बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए
और स्वदेशी अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए तरल नैनो उर्वरक विकास का प्रोग्राम रखा है। इसके तहत नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इनका जो हम उत्पादन करेंगे, और इसी परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। एक तो नैनो यूरिया बहुत ही कम मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्र का फायदा, दूसरा ड्रोन, तो उससे क्या है कि जो स्प्रिंकलर मेथड है उससे बहुत वृहद क्षेत्र को और एकदम इवनली, एकदम समता के साथ फैलाया जा सकेगा उर्वरकों को खेतों में। इसलिए ये ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई है। अब किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अगली बात कही गई है, यह जो परियोजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला विकास ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करके की, और यह केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना यानी सेंट्रल सेक्टर। इसकी जो अवधि है वो 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए है, और इसमें 1261 करोड़ रुपए पैसा लगेगा, यानी इतना खर्च होगा, इतना निर्धारित किया गया है। इसमें 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया जाएगा। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पर भी दिया जा सकेगा, ये बात कही गई है। जो 15,000 ड्रोन है उसमें से पहले 500 ड्रोन है उनको उर्वरक कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। शेष 14,500 ड्रोन अगले 2 सालों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अब एक ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए है। ये ड्रोन बड़ा होगा, काम भी वैसा ही है। अब इसमें से जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको 80% लागत जो है वो केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से होगी, यानी सिर्फ 20% लागत का देना होगा। अगर कोई 10 लाख का ड्रोन है तो उसमें आपको 2 लाख रुपए ही देने होंगे, 8 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आगे, प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और दूसरे को ड्रोन टेक्नीशियन या सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी 2 ड्रोन दीदी होंगी, एक ड्रोन उड़ाएंगी और एक ड्रोन का टेक्नीशियन वाला काम करेंगी या हेल्पर का काम करेंगी, ये बात कही गई है। अब इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा, उनको ड्रोन दीदी कहा जाएगा, ये बात कही गई है। फिर कहा जा रहा है कि यह जो घोषणा है इसको 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी किया गया था, और उसी दिन उसके बाद 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 100 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंप भी दिए थे। अगला, अभी हमने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में देखा। अब हरियाणा और जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में जानते हैं। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं। एक चरण में चुनाव होता है, और जो 2 नई बातें हैं इन दोनों चुनावों में वो देखते हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा आरंभ की गई है, पहली बात। अगला है, बीजेपी ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की है, और ये पहला अवसर है कि हरियाणा के गठन के बाद कोई दल लगातार तीसरे कार्यकाल में सरकार बनाने में सफल हुआ है। आगे, इसमें नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हैं, यहाँ भी 7 सीटें अनुसूचित जातियों और 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। 3 चरणों में चुनाव हुआ है। अब इसके बारे में कहा जाता है इस संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन 2019 के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसमें भी घर से मतदान करने की सुविधा शुरू की गई है। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% या उससे ज़्यादा के जो विकलांग या दिव्यांग लोग हैं उनको घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि 2024 के विधानसभा चुनावों में
धड़कई गांव के 1005 मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो गांव के लोग हैं ये सुनने और बोलने में अक्षम है, और इसीलिए इस धड़कई गांव को साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात कही गई। चुनावों में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें जीतकर जनादेश प्राप्त किया है। अब उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनको इसका मुख्यमंत्री बनाया गया जम्मू कश्मीर का, और सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे उमर अब्दुल्ला 2009 से 15 के बीच में जो विधानसभा का कार्यकाल था उसमें भी जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बात अगले में कहा गया है कि 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने की बात की गई है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक एआई इन इंडिया, मेक इंडिया 2014 में आया, अब मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इन 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने की बात कही है। आगे इसमें कहा गया है कि ये जो केंद्र हैं ये कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों के क्षेत्र में समाधान प्रदान करेंगे। अब इनके बारे में जानते हैं। जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र है वह आईआईटी दिल्ली की ओर से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में जो एआई उत्कृष्टता केंद्र है उसका नेतृत्व आईआईटी रोपड़ द्वारा किया जाएगा, और सतत शहर क्षेत्र में जो एआई उत्कृष्टता केंद्र है उसका नेतृत्व आईआईटी कानपुर द्वारा किया जाएगा। यह जो योजना है वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए है, जिसमें कुल 990 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। और इस पहल की कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उद्योग प्रधान शीर्ष समिति का भी गठन किया गया है। उद्योग प्रधान शीर्ष समिति जिसके सह अध्यक्ष श्रीधर वेम्पू जोहो कॉर्पोरेशन के सीईओ और संस्थापक हैं, उनको बनाया गया है। भारत का प्रथम व्यवहारिक एआई डेटा बैंक, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले व्यवहारिक एआई डेटा बैंक का शुभारंभ किया है। यह डेटा बैंक उपग्रह, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। और ये जो डेटा सेट है स्केलेबल है, इसे कम ज़्यादा घटा बढ़ा किया जा सकता है, यानी इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, और समावेशी एआई समाधानों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये हो गई बात। अब आगे है अगला टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर। अब भारत की जो समुद्री विरासत है वो बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही पुरानी, लगभग 4500 वर्ष पुरानी, और इसी को लेकर के ये कार्यक्रम है। तो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के अहमदाबाद के निकट लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास की परिकल्पना की है। आगे मोदी जी की अध्यक्षता में गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास की मंजूरी दी गई है, और यह 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में चरण 1A और चरण 1B को EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, और जो दूसरा चरण है उसका विकास भूमि उपपट्टे, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी लैंड सबलीजिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किया जाएगा। अब इन चरणों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं।
तो जो पहले चरण का पहला हिस्सा है यानी चरण 1A है, उसमें 6 गैलरी सहित NMHC संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्थापना की जाएगी। इस चरण में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक गैलरी का निर्माण भी किया जाएगा, जो देश की सबसे बड़ी गैलरीज में से एक होगी। इसके अलावा INS निशंक, सी हैरियर युद्धक विमान और एक UH-3 हेलीकॉप्टर सहित बाह्य नौसैन्य कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा इस गैलरी में, ये बात कही गई है। और इस चरण को 2025 तक पूरा करने की योजनाएं बनाई गई है। और इस चरण में प्राचीन लोथल नगर का एक प्रतिकीर्ति मॉडल भी शामिल होगा, यानी कि इसकी एक रेप्लिका बनाई जाएगी प्राचीन लोथल नगर की, जो कि हड़प्पा सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन उसकी एक सिटी है। और यहाँ पर एक डॉक यार्ड मिला था, जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं, यानी कि जहाँ पर नौकाएं रुकती हैं। अब जो पहले चरण का दूसरा हिस्सा यानी 1B है, इसमें नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स संग्रहालय में 8 और गैलरीज को जोड़ा जाएगा और उनकी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ एक लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा संग्रहालय होगा। पहले भी लाइट हाउस बनते थे, अब भी बनते हैं, जो है। अगला चरण 2 यानी दूसरे चरण में तटीय राज्यों के मंडप यानी कोस्टल स्टेट्स पवेलियन का निर्माण किया जाएगा। फिर इसके अलावा इनमें संबंधित तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। फिर कहा गया है कि भारतीय पत्तन संघ को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसमें कहा गया है कि जो लोथल है, जिसकी उत्खनन का कार्य SR राव द्वारा किया गया था, उसमें जो लोथल है वो गुजराती शब्दों लोथ और थल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है और 2400 ईसा पूर्व का एक प्राचीन नगर है। अब इस जो परियोजना है NMHC, इसमें 4 थीम पार्क की भी बात कही गई है। पहला है मैरीटाइम नेवल पार्क, दूसरा है क्लाइमेट चेंज पार्क, तीसरा है मॉन्यूमेंट पार्क और चौथा है एडवेंचर और अम्यूजमेंट पार्क। इसकी बात कही गई है। आगे भारतीय कौशल संस्थान का मुंबई में उद्घाटन। अब इसके बारे में कहा गया है कि युवाओं को अधिक रोजगार योग्य बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। और उसी परिकल्पना के तहत 3 स्थानों मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब यह कहाँ से विचार आया? तो यह विचार प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के दौरे के दौरान आया था कि भारत में भी भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। और इसी के हिसाब से 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने कानपुर में उत्तर प्रदेश में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया था। यानी कि मुंबई से पहले कानपुर, अब मुंबई, ये बात। अब जो ये भारतीय कौशल संस्थान मुंबई वाला है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत एक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है। और इस संस्थान को केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमशीलता मंत्रालय और टाटा IIS यानी टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के माध्यम से साझेदारी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब वही बात कही गई है कि इस संस्थान का जो लक्ष्य है वो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस होगा, व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल को तैयार करेगा और उद्योगों में कार्य हेतु तैनाती की जाएगी। यानी कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल को तैयार करके उद्योगों में उनकी तैनाती की जाएगी। और यह जो संस्थान है मुंबई वाला,
इसको चौथी औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशलों और दक्षताओं में प्रतिवर्ष 5,000 छात्रों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। अब इसमें एक और बात कही गई है कि जो आईआईटी कानपुर वाला जो कौशल संस्थान है, उसको केवल आईआईटी कानपुर द्वारा मार्गदर्शित यानी मेंटरिंग की जाएगी। लेकिन इसमें मुंबई वाले में 3 है, भारतीय कौशल संस्थान, ये रहे, उद्यमशीलता मंत्रालय, टाटा आईआईएसएस और केंद्रीय कौशल विकास, ये बात कही गई है। अब आगे आते हैं, आगे है 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो क्लासिकल जो लैंग्वेज होती है वो होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है कम से कम उसको 1500 से 2500 वर्ष पुराना होना चाहिए और वह लैंग्वेज कॉपीड नहीं होनी चाहिए, स्वजन्मी होनी चाहिए, यानी कि उसका जन्म किसी और भाषा से जुड़ा ना हो। उसमें इतना ही पुराना कम से कम उसका साहित्य भी होना चाहिए और आधुनिक भाषाओं से मिलती जुलती ना हो, एक ये बात कही गई है। उसे ही हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा कहेंगे। आगे भारत की जो भाषाई विविधता है उसको हम संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के सम्मिलित होने के आधार पर ही देख सकते हैं। अब कहा गया है कि अभी 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 नई जो भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं, उनको शामिल किया है। पहली है मराठी, दूसरी है पाली, तीसरी है प्राकृत, चौथी है असमिया और 5वीं है बांग्ला। इनके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं इससे पहले कौन सी थी। तो कुल अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, यानी 6 पहले थी, अब और 5 हो गई, टोटल हो गई 11। अब जो 6 पहले थी उसमें सबसे पहली जो भाषा थी वो थी तमिल, जिसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत आई, संस्कृत को हमने 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया। फिर आई तेलुगु और कन्नड़, इन दोनों भाषाओं को हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया। फिर उसके बाद आती है मलयालम, जो कि केरल क्षेत्र में बोली जाती है, इसको हमने 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। और उसके बाद आती है ओडिया, जो कि उड़ीसा राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2014 में। उसके बाद से अभी 2024 में एक साथ 5 राष्ट्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान जो है, जो हमारी पहली शास्त्रीय भाषा है, वो चेन्नई में है और भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू में है, इसे भी याद किया जाना चाहिए। अब आते हैं जो अभी जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें देखना है एक एक करके सारी भाषाओं को। तो इसमें कहा गया है कि मराठी भाषा महाराष्ट्र में, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृत भाषा, पश्चिम बंगाल में बांग्ला और असम में असमिया भाषा बोली जाती है। अब एक एक करके जानते हैं। जो मराठी भाषा है वो एक भारतीय आर्यन भाषा है जो व्यवहारिक रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है, इंडो आर्यन है, यानी कि आर्य भाषाओं से ही इस भाषा का विकास हुआ है, जैसे हिंदी भी एक आर्य भाषा है। अब मराठी का पहला जो ज्ञात शिलालेख है जो 2200 वर्ष पुराना है, तो यानी यह भाषा प्राचीन है, जो कि नाड़े घाटा शिलालेख में पाया जाता है, जहां महारठिनो शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी भाषा में सातवाहन के समय एक राजा था हाल, जो कि बहुत अच्छा लेखक था, उसने एक रचना रची थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती, यह भी मराठी में ही है। अगली जो भाषा है पाली, पाली भाषा को या पाली लैंग्वेज को आधुनिक काल में गढ़ा गया है। यह त्रिपिटक की भाषा है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
और इस भाषा की जो सटीक उत्पत्ति है उसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। 6वीं और 7वीं सदी तक पाली के रूप में ज्ञात किसी भी विशिष्ट भाषा का कोई अस्तित्व तो नहीं था। हालांकि आरंभिक संदर्भ जो हैं बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की टिप्पणियों में मिलते हैं, ये बात कही गई है। अब आते हैं प्राकृत भाषा के रूप में। यह जो भाषा है भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है जो कि मध्यकालीन है। अब इसके बारे में कहा गया है कि यह जो भाषा है इसके बारे में आदि शंकराचार्य भी एक उक्ति देते हैं जो कि है वाचा प्राकृत संस्कृतो श्रुति गिरौ, जिसका मतलब है प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की संवाहिकाएं हैं। ये बात है। आचार्य पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, आचार्य चंड, आचार्य वररुचि, समंत भद्र आदि अनेक प्रख्यात भाषाविद मनीषियों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे हुए हैं। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने भी अपने उपदेश इसी भाषा में दिए हैं। ये बात हो गई। अब आते हैं असमिया। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है शंकर देव, जिन्होंने सत्रिया नाम के नृत्य की रचना की थी। वो भी इसी भाषा में रचना हुई थी। इस असमिया भाषा में ही इस नृत्य की रचना हुई थी। और असमिया जो है उसका विकास 7वीं सदी में हुआ और यह जो है इसका सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख कथा गुरुचरित के नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। अब बांग्ला भाषा, जातिवादी रूप से बांग्ला इंडो आर्यन भाषाओं से उत्पन्न हुई है और ये बांग्ला जो है बांग्ला, असमिया, ओडिया के साथ साथ मागधी, मैथिली और भोजपुरी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक भाषाई समूह का निर्माण भी करती है बांग्ला भाषा। ये बात है इस पूरे शास्त्रीय भाषा वाले टॉपिक की। अब चलते हैं क्रूज भारत मिशन पर। जो क्रूज पर्यटन मिशन है वो एक प्रकृति आधारित पर्यटन क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है जिसमें समुद्रों, नदियों और नहरों का उपयोग करके क्रूज सेवाएं प्रदान करने की बात कही गई है ताकि सड़क और रेलवे इनसे जो टूरिज्म यानी कि जो आवाजाही है उसका भार कम किया जा सके। इससे पहले हमने जलमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्गों वाला भी टॉपिक पढ़ा था इसी वीडियो में, वो भी है। तो ये दोनों बातें वही हैं। आगे कहा गया है कि केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है और सोनोवाल ने क्रूज पोत एम्प्रेस पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। अगले 5 वर्षों में क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करने की बात कही गई है, यानी 2029 तक हमारा उद्देश्य है कि हम इसमें जो क्रूज यात्री यातायात है उसको 2 गुना कर दें। अब ये जो मिशन है यह 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें से ये तीनों चरण 2024 से चालू होकर 2029 तक चलेंगे। अब इस मिशन के चरण 1 में कहा गया है कि अध्ययन संचालित करने, मास्टर प्लानिंग करने और पड़ोसी देशों के साथ क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही क्रूज सर्किट जो कि हमारा पूरा का पूरा एक चक्कर है उसको बढ़ाने की बात कही गई है ताकि मौजूदा क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्यों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा इसी में। अगली बात चरण 2 में कहा गया है कि नए क्रूज टर्मिनल, मरीना और गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरे चरण में कहा गया है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, एकीकृत, एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा ताकि आवाजाही सुगम हो जाए। ये बात कही गई है इसमें। फिर इसमें कहा गया है कि ये जो क्रूज मिशन है 3 प्रमुख क्रूज खंडों को लक्षित करता है, जैसे कि पहला है महासागर और हार्बर क्रूज, दूसरा है नदी और अंतर्देशीय क्रूज, तीसरा है द्वीप क्रूज, यानी कि इसे समंदर में भी चला सकते हैं, नदी में भी चला सकते हैं और द्वीपों के आसपास जाने आने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये 3 बातें कही गई हैं इसमें। आगे
आगे कहा गया है कि इन कार्यों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय क्रूज अवसंरचना मास्टर प्लान 2047 का निर्माण किया जाएगा और भारतीय पत्तन संघ को स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में स्थापित किया जाएगा जो क्रूज पर केंद्रित होगा। ये बात कही गई है। फिर क्रूज डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी ताकि क्रूज का विकास हो तो उसमें जो निधि लगे। क्रूज इंडिया समिट जैसा आयोजनों की मेजबानी की जाएगी ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके, लोग इसका इस्तेमाल करें। और राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति को लॉन्च किया जाएगा ताकि एक विस्तृत ढांचा पता चल सके कि चाहते क्या है हम करना। ये बात है। अगला है शहरी शासन सूचकांक 2024। 2020 में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था प्रजा फाउंडेशन के द्वारा और यह शहरी शासन में सुधारों पर व्यापक चर्चाओं के आधार पर इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें कहा गया है कि यह इसका दूसरा संस्करण है। 2020 में पहला संस्करण था, ये बात नहीं भूलनी है। फिर समग्र रूप से 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का औसत स्कोर 39.70 है, 10 में से है। अब इसमें कहा गया है कि शीर्ष 5 राज्य जो हैं शहरी शासन में यानी कि गवर्नेंस में केरल नंबर 1 पर है। फिर जो बिहार है उसको 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो बिहार में पेपर में आ सकता है तो उसको याद रखें। और उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर अंतिम जो 5 राज्य हैं उसमें नागालैंड शीर्ष पर है जो कि 31वां राज्य है। फिर 4 विषयों में उत्तर प्रदेश की कुछ रैंकिंग दी गई है, उसे जानते हैं। सशक्त शहर, निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना में रैंक 13 है। सशक्त शहर का प्रशासन जो है उसमें 24 है, नागरिक सशक्त हैं 24 है और राजकोषीय सशक्तिकरण में 6 है। ये रैंक दी गई है। अगला भारत का 13वां महापत्तन। भारत सरकार द्वारा द्वीपीय विकास कार्यक्रम के तहत कुछ चुनिंदा द्वीपों का समग्र विकास करने की कल्पना की गई है। उसमें से ग्रेट निकोबार भारत का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका चयन 4 प्रमुख परियोजनाओं नामता, पत्तन, हवाई अड्डा, टाउनशिप और ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए किया गया। यानी कि ग्रेट निकोबार में एक सी पोर्ट बनाया जाएगा, एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक टाउनशिप की प्लानिंग की जाएगी और ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। इसी में ग्रेट निकोबार में एक द्वीप है जिसे गलाथिया बे यानी गलाथिया की खाड़ी कहते हैं और इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास करने की योजना बनाई गई है। ये है कॉन्टेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं और इस गलाथिया की खाड़ी पत्तन को तुरंत ही महापत्तन घोषित कर दिया गया है और यह भारत का 13वां महापत्तन है। अब इसमें कहा गया है कि पूर्व पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट वर्ल्ड शिपिंग कॉरिडोर यानी विश्व शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण गेटवे और ट्रांसशिप्ड कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है। अब गेटवे क्या है कि ये एशिया से यूरोप की ओर जाएगा और यूरोप से अफ्रीका से ये साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाएगा। ट्रांसशिप्ड क्या है कि कुछ माल यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से इंडिया और इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया। तो ट्रांसशिपमेंट है कि कंटिन्यू शिपमेंट होता जा रहा है थोड़े थोड़े दिनों के लिए अलग अलग देशों में। ये बात है। अब जो ये गलाथिया की खाड़ी पत्तन है इसको एग्जिम पोर्ट में भी मदद मिलेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट में भी। अब भारत में 13 महापत्तन है जो उनको जान लेते हैं इसको मिला करके। पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता हल्दिया में। फिर दूसरा है पारादीप पत्तन उड़ीसा में। तीसरा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। कामराजार पत्तन तमिलनाडु में। फिर चेन्नई पत्तन तमिलनाडु में। वीओ चिदम्बरनार पत्तन तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के अभी कितने हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर दीनदयाल पत्तन गुजरात कच्छ में।
फिर मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में, फिर जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के 2 पत्तन हो गए, और तमिलनाडु में 3 पत्तन है जो महापत्तन है। मुरगांव पत्तन यानी मोरमुगांव पत्तन गोवा में, और नवमंगलुरु पत्तन कर्नाटक में, कोचीन पत्तन कोच्चि केरल में, और आखिरी लेटेस्ट गलाथिया की खाड़ी में जो पत्तन है ग्रेट निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला। ये आगे, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब हमारे देश में संविधान के तहत आज़ादी के बाद शासन चालू हुआ तो शुरुआत में 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हमेशा एक साथ ही कराए जाते थे, पर धीरे धीरे सरकारें विफल रहीं या अन्य दिक्कतें बहुमत न साबित कर पाने की वजह से यह रिदम जो है वो टूट गया और इलेक्शन एक साथ नहीं होने लग गए। लेकिन भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा है कि हमें निर्वाचनों के चक्र का अंत करके एक देश एक चुनाव निर्वाचन करना चाहिए ताकि बहुत सारी लागतों को कम किया जा सके। अब इसमें कहा गया है कि इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक समिति बनाई जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति है। इसे जान लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, सदस्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप जिनकी किताबें हर UPSC है और स्टेट सिविल सर्विसेज वाला पढ़ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी जो कि पूर्व CIC हैं, सेंट्रल जो CVC हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, और अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आए हैं। और सचिव जो हैं वो डॉक्टर नितेन चंद्र हैं जो इस रिपोर्ट को द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हैं। आगे, अब इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट ने कहा है कि देश में चुनाव को 2 चरणों में कराना चाहिए। पहले चरण में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने चाहिए और उसके ठीक 100 दिन बाद जो लोकल गवर्नमेंट है उसके चुनाव कराए जाने चाहिए, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो ग्राम प्रधान के हों, कोई भी हों। और लेकिन इसको सुनियोजित तरीके से लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे 2 प्रकार के। पहला संशोधन जो होगा वो होगा संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा होगा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन। ये कहा है। साथ ही साथ निर्वाचन की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83 यानी संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 172 यानी कि राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 22 का को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पूरा स्थापित किया जाएगा और इस संशोधन के लिए राज्य अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आधे से अधिक राज्यों का जो समर्थन लेते हैं वो नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव के 100 दिन के बाद हो जाने चाहिए और इसके लिए एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाएगा और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी 2 और 3। पहले में कहा गया है कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों की आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान, सिंपल मेजॉरिटी। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए ही यानी आधे से अधिक होते हुए भी कहा गया है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में होने चाहिए। ये बात कही गई है, ये स्पेशल मेजॉरिटी। फिर इसमें कहा गया है कि अगर ये स्थानीय निकाय के लिए है तो इसमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी कराना होगा, ये भी बात कही गई है। और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ये है पूरी इस आर्टिकल की बात। अब PM आशा योजना जारी रखने को लेकर के मंजूरी है। तो एक अम्ब्रेला स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो कि 2018 में चालू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य में
प्रदान करना है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित है। तो इसे अब 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2025-26 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए का व्यय होगा, तब तक इसको जारी रखने की बात कही गई है, यानी कि ये 2025-26 तक चलती रहेगी। फिर अगला, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। झारखंड में एक खूंटी ग्राम है या जिला है, मुझे ये ठीक से नहीं याद है, लेकिन खूंटी नाम की जगह है, वहां से इस अभियान को शुरू किया गया था। और केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। और इसमें कहा गया था कि जनजातीय बहुल गांवों, आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें 63,000 गांव शामिल हैं और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा इसमें। और इसकी जो कुल लागत है वो 69,156 करोड़ रुपए है, जिसमें से 60% हिस्सा जो है केंद्र देगी और 40% जो हिस्सा है वो सरकार देगी। इसके बाद इसमें कहा गया है कि 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांव वाले 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। 30 राज्य और यूटी होंगे, जिसमें से 549 जिले उनके अंतर्गत आएंगे और जिसमें 2740 ब्लॉक भी शामिल होंगे। इसमें टोटल 25 कार्यक्रम हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पर इसमें जनजातीय मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा, जो इसमें लिखा ही नहीं है कहीं। तो जनजातीय मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री होगी, ये लिख लीजिएगा आप। आगे लिखा गया है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि इसी के तहत जो 17 मंत्रालय हैं, उनमें से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1000 गृह प्रवासों को बनाएगा, ताकि वहां जाइए, आप वहां का आनंद लीजिए। उड़ीसा में कैसा लगता है, झारखंड में कैसा लगता है, इसलिए। अगला, बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है। अब ये जो मंजूरी है, ग्लोबल बायो इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत में किया गया है। बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा इसका आयोजन भारत में किया गया है, और जो कि 4था संस्करण है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया, इसी में इस बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है। अब इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानना ये है कि बायो राइड का जो पूर्ण रूप है वो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। अब ये 2 योजनाओं से मिलकर बनती है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय करके बनाया गया है इसको। और इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाइंड्री को भी शामिल किया गया है, ये बात कही गई है इसमें। इसी के साथ साथ बायो E3 नीति को भी मंजूरी दी गई है। जो बायो E3 है वो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये है E3। इसमें इन 3 सेक्टर में उच्च प्रदर्शन करने वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है, और इसी के तहत बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो AI हब और बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये बात है। अब 1 सेकंड दीजिए, मैं पानी पी के फिर शुरू करता हूँ। अगला है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। अब जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, जो कि 2014 में चालू हुआ था, इसके तहत भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लॉन्च किया था, जो कि 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई थी,
जो नई दिल्ली से वाराणसी के मार्ग तक जाती है, अधिकतम गति जिसकी 160 किलोमीटर पर घंटा थी। अब 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड जो कंपनी है कि बेंगलुरु रेल परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया। ये है मोस्टली चेयर कार वाली, जिसमें आप बैठ के जा सकते हो। ये वाली क्या है, आप इसमें मस्त लेट के जाओ, ये वाली ट्रेन है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। अभी हमने दो पढ़ी, एक तो चेयर कार वाली जो 2019 में चालू हुई, वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट जो कि बेंगलुरु में चालू हुई, बेंगलुरु के रेल परिसर में इसका अनावरण किया गया। तीसरी है जो गुजरात में मोदी जी ने चालू की है 16 सितंबर 2024, ये है पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, और ये गुजरात में अहमदाबाद और भुज के मध्य चलेगी, यानी इंटरसिटी टाइप है, लेकिन वो वाली नहीं है जिसमें आप बैठ के जाते हो, पुरानी वाली पीली डब्बे वाली। इस ट्रेन का पुनर्नामकरण कर दिया गया बाद में नमो भारत रैपिड रेल के रूप में। अब इसमें कहा गया है कि यह जो नमो भारत रैपिड रेल है पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से भिन्न है। शहरी मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही चलती हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ये इंटरसिटी है, और ये जो नमो भारत रैपिड रेल है ये अंतर शहर कनेक्टिविटी यानी इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये है इस मिशन के बारे में। अगला है मिशन मौसम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की लागत व्यय की जाएगी, और इसका उद्देश्य हर मौसम के लिए अधिक तैयारी और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। अब इसमें जो नोडल मंत्रालय है वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इसमें तीन संस्थान हैं जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन देखेंगे। पहला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, और तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। अब इसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी है वो पुणे में है, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। अब आपका काम ये है कि आप इसका भी हेडक्वार्टर ढूंढ लीजिए। आगे अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो बहुत बारीक कण हवा में होते हैं, 10 माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोमीटर साइज 10 जिनका हो, और 2.5 एकदम रिफाइंड माइक्रोमीटर्स, इस तरीके के पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को हर साल जारी किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा ऐसा राज्य, कौन सा ऐसा जिला है जो अच्छी वायु अपने लोगों को देता है। अब इसमें कहा गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इसमें 130 शहरों को लक्षित किया गया है। अब 2019 में ये चालू हुआ था और ये 2024 आए, जिसमें जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसकी थीम जो है नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु, ये है, और इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव उन दोनों ने मिलकर के इसको चालू किया था। अब इसमें देखते हैं क्या किस श्रेणी में कौन शीर्ष पर है। तो जो पहली श्रेणी है उसमें 10 लाख की आबादी वाले शहर हैं, जिसमें टोटल 47 शहर हैं। अब इसमें श्रेणी में सूरत को पहला स्थान प्राप्त होता है, और इसी में तीसरा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होता है, जो कि आगरा शहर है। दूसरा है 3 से 10 लाख लोगों की जनसंख्या वाले जो शहर हैं, जिसमें 43 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नंबर 1 पर है, और झांसी उत्तर प्रदेश का नंबर 3 पर है। ये है। फिर जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र या शहर हैं, उसमें 40 शहरों को श्रेणी 3 के तहत लिया गया है, जिसमें रायबरेली जो उत्तर प्रदेश का शहर है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये याद रखने की चीज़ है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। तो श्रेणी 1 में जो 10 लाख जनसंख्या के ऊपर के शहर के बारे में बताती है, उसमें आगरा
नंबर 3 पर है, ये एक बात हो गई। फिर चौथे नंबर पे लखनऊ है और 5वें पे कानपुर है, इसको याद रखना, ये 3 है टॉप 3। फिर श्रेणी 2 में फिरोजाबाद नंबर 1 पर है, झांसी नंबर 3 पर है और गोरखपुर नंबर 4 पर है। और जो श्रेणी 3 है उसमें रायबरेली नंबर 1 पर है, इतना याद रखना है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है 23वां विधि आयोग। और 23वां विधि आयोग है, इसने कुछ सिफारिशें दी हैं, उसके बारे में जानते हैं। या 23वें विधि आयोग के गठन के बारे में बात की गई, सिफारिशों के बारे में नहीं, क्योंकि सिफारिशें तो बहुत लंबी होती हैं इसकी। अब जो भारत का जो विधि आयोग है वो एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। भारत के जो लीगल सिस्टम है उसको सुदृढ़ अच्छा बनाने के लिए, गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए हर साल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में विधि आयोग का गठन किया जाता है। अब इसकी जो डेट है वो हर साल बदलती है, 3 सालों के लिए जनरली होता है ये। अब इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय विधि न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है और गठन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए किया है, 2024 से 2027 तक के लिए। अब इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों का शामिल होना अनिवार्य है। 1 पूर्णकालिक सदस्य होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनमें एक सचिव होगा, उसको भी जोड़ते हुए। सचिव विधि कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में होगा। अब जो सचिव है एक विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में होगा और 5 अंशकालिक सदस्य भी होंगे, इससे अधिक नहीं हो सकते। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब 16 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के हिसाब से जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, दिनेश महेश्वरी जी। ये पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वाले 22वें में थे ऋतुराज अवस्थी जी। और 22वें विधि आयोग के जो पूर्व सदस्य हैं डीपी वर्मा और अधिवक्ता हितेश जैन को भी इस 23वें विधि आयोग में वापस पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। अगला है डिजिटल कृषि मिशन। अब इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में ये कहा गया है कि 2023-24 के बजट में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए इस डिजिटल सार्वजनिक संरचना को लागू करने की बात कही थी। फिर ये कहा गया है कि जो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण सर्वे किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों का अपडेट किया जाएगा, ये बात कही गई है। इस कृषि मिशन में 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे, 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन अपडेट किया जाएगा। फिर इसमें कहा गया है कि इस मिशन को 2817 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1940 करोड़ है। और यह जो मिशन है यह आंकड़े जो बिखरे हुए हैं उनको एक जगह पर इंटीग्रेट करेगा, समेकित डेटाबेस बनाएगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी और किसान अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने, उसे प्रमाणित करने में भी सक्षम हो पाएंगे, जिससे उनको विभिन्न लाभ और सेवाओं की प्राप्ति हो पाएगी, ये बात कही गई है। फिर इसमें कुछ बातें बॉक्स में कही गई हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी देखते हैं। जो ये डिजिटल कृषि मिशन है यह एक व्यापक योजना है जिसके 2 मूलभूत स्तंभ हैं। पहला है एग्री स्टैक और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यानी कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और साथ ही साथ मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है इसमें। अब जो एग्री स्टैक है वो एक किसान की पहचान है। इसे किसान केंद्रित डीपीआई के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें 3 घटक हैं। पहला, किसान की रजिस्ट्री करवाई जाएगी, भू संदर्भित
गांवों के नक्शे बनाए जाएंगे, बोई गई फसल की भी रजिस्ट्री कराई जाएगी और किसानों को आईडी प्रदान की जाएगी जो कि आधार कार्ड की तरह है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इस डेटाबेस का रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और इस किसान आईडी के निर्माण में निम्नलिखित 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विरुधनगर जिलों में इनको प्रायोगिक तौर पर जांचने की कोशिश की गई है। अब ये जो 3 साल के लिए जो ये प्रोग्राम है, इसमें टोटल 11 करोड़ फार्मर्स की आईडी बनेगी। पहले फेज में 6 करोड़, दूसरे फेज में 3 करोड़ और तीसरे फेज में 2 करोड़। 3 सालों के अंदर अंदर इनको 11 करोड़ किसानों की आईडी बनानी है, ये बात कही गई। ये पुरानी मैगजीन में था, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखे हैं इसमें। फिर आगे बात कही गई है कि कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जो कि हमारा दूसरा स्तंभ था, उसके तहत फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पैशियल सिस्टम यानी कि व्यापक भूस्थानिक प्रणाली का निर्माण करेगी। यानी कि कोई सैटेलाइट लगी होगी, वो आपको बता देगी कि अब क्या हाल है आपके फसल के, आपके खेत के। और मृदा प्रोफाइल मैपिंग, कि आपके मृदा में एसिडिक है, बेसिक है, NPK का रेशियो क्या है और जो माइनर मिनरल्स हैं उनका रेशियो क्या है, ताकि उपज को ठीक किया जा सके, ये बात है। तो इसके तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को 1:10,000 के पैमाने पर मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। ये है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। अब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में उल्लिखित है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ गया और 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया और पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया HJ कानिया को बनाया गया। और 28 जनवरी 2024 को इसने हीरक जयंती यानी 75 साल पूरे किए हैं, उसी की वर्षगांठ बनाई गई है और उसी संबंध में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, क्योंकि बदलाव एक प्रतीक है परिवर्तन का। अब इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज यानी उसके झंडे और उसका जो प्रतीक चिन्ह है, जो आप दरवाजों पे देखते हैं, फाइलों में देखते हैं, वो एक प्रतीक चिन्ह होता है, वो उसका अनावरण किया है। और जो ये न्यायालय का ध्वज है इसका रंग नीला है। अब इसमें कहा गया है कि इसमें संविधान के खुले हुए जो पन्ने हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय को गोलाकार भवन के रूप में उभरते हुए दिखाया गया है, यानी ऐसे कुछ गोलाकार भवन के रूप में उभरते हुए दिखाया गया है। इस भवन के ऊपर एक अशोक चक्र भी बनाया गया है, ये बात है। और ये जो भवन है इसको सुनहरे रंग में चित्रित किया गया है। फिर और ये सब चीज़ें एक सर्कल में है और इसमें निचले भाग में एक श्लोक भी लिखा है जिसका नाम है यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, यानी कि धर्म यानी कि सही राह से चलना। और ये जो ये श्लोक है यह महाभारत से लिया गया है, ये याद रखिएगा। अगली बात, यानी कि जो ये ध्वज है, ध्वज के मध्य में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करेगी और यही इसका इंसिग्निया है, जो कि अब आपको हर फाइल में, हर दरवाजे पर, हर जगह देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ साथ न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। अब उसको देखते हैं। तो उस समय जो हमारे न्यायमूर्ति थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया है। अब ये जो प्रतिमा है इसको उच्चतम न्यायालय के जजों की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया है और यह प्रतिमा पारंपरिक और औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर
भारतीय न्याय प्रणाली और आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। न्याय की देवी को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। पहले ये पश्चिमी शैली में वेस्टर्न रोब पहनी थी। ये ग्रीक माइथोलॉजी से बनाया गया था, जो पुरानी प्रतिमा है उसको। यह जो साड़ी में न्याय की देवी को प्रस्तुत करना है, इससे स्थानीय संस्कृति के तत्वों को अपनाने का संकेत दिया गया है। पुरानी प्रतिमा बाएं हाथ में पारंपरिक तलवार लिए थी, लेकिन अभी की जो नई प्रतिमा है वो बाएं हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति को लिए हुए। यह दिखाती है कि न्याय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, ना कि दंड देने और शक्ति के प्रदर्शन पर आधारित है। पुरानी प्रतिमा को आंखों पर पट्टी के साथ दर्शाया गया था। नई प्रतिमा में आंखों पर पट्टी ही नहीं है, पट्टी हटा दी गई है। फिर यह इस परिवर्तन, इस विचार को उजागर करता है कि न्याय सभी को समान रूप से देखता है, दृष्टिहीन नहीं है। फिर अगली बात कही गई है कि नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू अभी भी विद्यमान है, जो पहले की तरह है, जो कि निष्पक्षता और संतुलन का मुख्य प्रतीक है। ये बात कही गई है। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगले में वाडवण जो पत्तन है उसका शिलान्यास किया गया है। भारत में कुल 13 महापत्तन है। अभी हमने पढ़ा गलाथिया बे, यानी कि जो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, वहाँ पर गलाथिया बे में एक ट्रांसशिपमेंट कार्गो कंटेनर पोर्ट बनाया जाएगा। अब उसी में जो ये 13 महापत्तन है, इनको महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत शासित किया जाता है। और यह पत्तन जो है वाडवण, ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित होगा। अभी ये बना नहीं है, बनेगा। अब इसमें कहा गया है कि इस परियोजना में 76,220 करोड़ रुपए की लागत है और इसे वाडवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा जाना जाएगा, जिसमें वाडवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के तहत क्रमशः इसकी हिस्सेदारी 74 और 26% रखी गई है। आगे यह जो पत्तन है ये हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। आपने एक विजिंजम भी पढ़ा होगा, जो कि केरल में तिरुवनंतपुरम में। भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा और निर्माण पूरा होने के पश्चात विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा। अभी एक हमारा विशाखापत्तनम है, जो पिछली जो मैगजीन आई थी यूपीपीसीएस के टाइम में, उसमें दिया गया था। अब अगला है NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। इसमें 11 नामित किए जा चुके हैं। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसे दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने अपनाया था और 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन गलियारों में 32 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें से 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही बनाए जा चुके हैं और 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। अब जो 12 नए औद्योगिक शहर हैं उनकी मंजूरी दी गई है और इसमें 10 राज्यों में विस्तृत होंगे ये 12 औद्योगिक शहर और 6 प्रमुख गलियारे होंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, जिनके तहत इनको बनाया गया है। अब इसमें 11 की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो चुनाव थे, इस वजह से एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। अब इसमें कहा गया है खुरपिया जो कि उत्तराखंड में, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीघी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरल में, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गया बिहार में, जहांगीराबाद तेलंगाना में, ओरवाकल आंध्र प्रदेश और कोपर्थी आंध्र प्रदेश में, ये 2 हैं, और जोधपुर पाली राजस्थान में। ये इतने 11 जिले हैं जिनके बारे में बात कही गई है। 11 औद्योगिक शहर हैं, जिले नहीं है। अगला एकीकृत पेंशन योजना के बारे में बात कही गई है। तो जो नई एकीकृत पेंशन योजना है, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम,
उसको मंजूरी प्रदान की गई है और इसमें केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने की उम्मीद की जा रही है। और यह जो ऐसे कर्मचारी जो कि वर्तमान में जारी पेंशन योजना है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, उसके भी लाभार्थी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं एक मुफ्त विकल्प के माध्यम से, यानी वन टाइम। एक बार आपने इसमें स्विच कर दिया तो वापस एनपीएस में नहीं जा सकते के तहत लाने का विकल्प दिया गया है। फिर 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों को यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। यानी महाराष्ट्र जो है यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य है जिसमें सारे कर्मचारी अब यूपीएस के तहत पेंशन उठाएंगे। अब इसमें पेंशन से जुड़ी कुछ बातें कही गई हैं, उनको जानते हैं। तो इसमें पहली बात है वो है सुनिश्चित पेंशन, यानी कि कर्मचारी जो हैं उनकी सेवानिवृत्ति से पहले की अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन एवरेज बेसिक पे के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के रिटायरमेंट के लगभग अंतिम 12 महीनों में उसका वेतन 1 लाख रुपए है तो उसको ये मान लीजिए 40 से 60 हजार रुपए के आसपास पेंशन मिलेगी। अगर आपको इस तरीके की पेंशन चाहिए जिसमें आपको आधी पेंशन चाहिए तो कम से कम 25 वर्ष की सेवा आपको देनी होगी। अगर 25 वर्ष से कम की सेवा देते हैं तो पेंशन का जो अनुपात है वो कम कर दिया जाएगा। और अगर 10 वर्षों तक अगर आपने न्यूनतम सेवा दी है तो ही आप इस यूपीएस पेंशन के पात्र हो पाएंगे, ये बात कही गई है। फिर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, ये दूसरा पॉइंट है। अगर कोई कर्मचारी है उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के अगर कोई कर्मचारी उसकी मौत हो जाती है तो परिवार को उसकी पेंशन का 60% प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर उसकी पेंशन 50,000 रुपये है तो इसका 60% लगभग 30,000 रुपये परिवार को दिया जाएगा अगर वो पेंशन पाता है तो। अब सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इसके बारे में तीसरी बात कही गई है जो न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की तो पेंशन दी ही जाएगी, लेकिन सेवा भी न्यूनतम 10 सालों की करनी है। साथ ही साथ सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन तीनों में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लागू होगा, यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो पेंशन भी बढ़ेगी। फिर सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी यानी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे। लंपसम अमाउंट जो मिलता है ना, फंड जिसको कहते हैं आम भाषा में, वो भी मिलेगा। फिर इसमें कहा गया है कि यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन यानी मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, और जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% का होगा। यानी कि इसमें जो ये यूपीएस कार्यान्वयन है उसमें कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10%, यानी टोटल अगर आप 1 लाख रुपए सैलरी पाते हैं तो 10 लाख रुपए 10,000 रुपये इसमें जाएगा, और केंद्र सरकार का योगदान भी 18.5% होगा। ऐसा कुछ है इसमें। फिर इसमें एनपीएस वात्सल्य के बारे में बताया गया जो अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना है, जिसे केंद्रीय बजट 2024-25 में वात्सल्य घोषणा के तहत लाया गया था। ये एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। यानी मिनिमम जो मैक्सिमम आयु है ना वो 18 से कम ही होनी चाहिए, यानी 0 से 18 के बीच में ही है। और जो सब्सक्राइबर है उसको हर साल 1,000 रुपये का योगदान देना होगा। फिर अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। योजना के तहत माता पिता अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चा तो स्वयं कमाएगा नहीं। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकता है। फिर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया। ये बात। अब आते हैं जो मैंने पहले कहा था कि NIRF इंडिया रैंकिंग, इसको पढ़ना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी और पहला संस्करण 2016 में जारी किया गया, और यह इसका नवा संस्करण है जिसे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से जारी किया गया है, जो देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग बताता है, और इसे धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया है। अब इसमें 8 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है समग्र या ओवरऑल, दूसरी कॉलेज, तीसरी है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, चौथी है अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, पांचवी है नवाचार यानी इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस, फिर छठवीं और सातवीं और आठवीं इनको इसी बार से इसमें सम्मिलित किया गया। इससे पहले सिर्फ 5 ही थी। तो जो छठवीं है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटीज, और कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटीज। तो ये 3 जो श्रेणियां हैं इनको 2024 में पहली बार इसमें शामिल किया गया है। अब इनमें 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत संस्थाओं को रैंक प्रदान की जाती है। जो समग्र श्रेणी है उसमें जब से ये चालू हुआ है तब से लगातार 6वें वर्ष यानी 2019 से 2024 तक आईआईटी जो मद्रास है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और जो अभियांत्रिकी विषय में लगातार 9 वर्ष यानी कि जब से चालू हुआ है तब से अभी तक हर साल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसमें आईआईटी मद्रास को ही पहला स्थान मिलता है, और समग्र की कैटेगरी में लगातार 6 बार से आईआईटी मद्रास ही टॉप पर बना हुआ है। और विश्वविद्यालय की श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, इसको विश्वविद्यालय की श्रेणी में लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यही संस्थान जो है बेंगलुरु विश्वविद्यालय में 9 सालों से लगातार विश्वविद्यालय श्रेणी में लगातार 9 सालों से टॉप पर है, लेकिन यही संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष यानी 2021 से 24 तक शीर्ष स्थान पर है। ये रहा। अब ओवरऑल में जो समग्र रैंकिंग है उसमें आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 2 पर, आईआईटी बॉम्बे नंबर 3 पर, आईआईटी दिल्ली नंबर 4 पर और आईआईटी कानपुर नंबर 5 पर, यानी यूपी का एक है 5वें नंबर पर। अब इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे यूपी से टॉप 10 में एक ही है जो कि आईआईटी कानपुर है। फिर टॉप 20 में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। फिर इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। फिर टॉप 50 में आईआईटी बीएचयू आता है और एमटी विश्वविद्यालय आता है। फिर उसके बाद टॉप 100 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और शिव नाडर विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर आते हैं। ये बात कही गई है इसमें। फिर इसमें कहा गया है कि इंडिया रैंकिंग 2024 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान है। कैसे? विश्वविद्यालय श्रेणी में लगातार 9 सालों से आईआईएससी बेंगलुरु को मिला है। कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसको स्थान मिला है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगातार 4 बार से आईआईएससी बेंगलुरु ही बना पड़ा है। और इनोवेशन के सेक्टर में आईआईटी बॉम्बे जो कि तीसरे नंबर पर था ओवरऑल श्रेणी में, ये बात कही गई है। फिर जो 3 नई श्रेणियां आई हैं 2024 में, इनके बारे में क्या कहा गया है उसे भी देखते हैं। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसमें नो डाउट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ही आएगा क्योंकि यही सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित है। कौशल विश्वविद्यालय की श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे महाराष्ट्र में ये आई है स्किल में। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का आया है। ये हो गया। अब इंडिया रैंकिंग 2024 में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले जो संस्थान है, जो मैंने बताया था कि अभियांत्रिकी में 9 बार इनको मिला है। तो अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें आईआईटी मद्रास को,
मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन फार्मेसी चिकित्सा यानी मेडिसिन में इसमें एम्स न्यू दिल्ली को, और जो डेंटिस्ट्री है दंत चिकित्सा है उसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस को दिया गया है ये स्थान। ये बात कही गई है। फिर इसमें कहा गया है कि विधि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इसको विधि में स्थान दिया गया है। फिर इसमें कहा गया है वास्तुकला एवं नियोजन में IIT रुड़की को स्थान प्रदान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को इसमें स्थान प्रदान किया गया है। ये बात कही गई है इसमें। अब ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे इस जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके आखिरी टॉपिक की ओर, और ये आखिरी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखते हैं और यहाँ के बाद हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है, यानी कि UNDP इंडिया प्लस नीति आयोग, इन्होंने मिलकर के इस पहल को लॉन्च किया है 2018 में, और 2023-24 इसका चौथा संस्करण है। इसके बारे में ये कहा गया है कि इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब अगर ये उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, वो इसके चेयरपर्सन हैं, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यन, और ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लॉन्च किया गया था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर। ये बात कही गई है। हालांकि योजना आयोग 2017 तक अपनी योजनाएं देता रहा था। अगली बात, जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसका जो केंद्रीय विषय है वो विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास इसका विषय है। यह चौथा संस्करण है जिसमें 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण तथा 70 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों को आधार बनाया गया है। 16 लक्ष्य हैं, 17वें को क्वालिटेटिवली एनालिसिस के तौर पर रखा गया है, 70 उपलक्ष्य रखे गए हैं और 113 संकेतक रखे गए हैं। 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है इसको। पहला है आकांक्षी यानी एस्पिरेंट, दूसरा है प्रदर्शनकर्ता यानी परफॉर्मर, तीसरा है अग्रणी यानी फ्रंट रनर, और चौथा है लक्ष्य प्राप्तकर्ता यानी अचीवर। अब इसमें आकांक्षी है, उसका स्कोर 0 से 49 अंक के बीच में, इसमें कोई भी नहीं है। फिर प्रदर्शनकर्ता का जो स्कोर है वो है 50 से 64, अग्रणी का है 65 से 99, और लक्ष्य प्राप्तकर्ता का है 100 अंक। तो जाहिर सी आइडियल सिचुएशन किसी ने नहीं क्रिएट की है, तो ये नहीं है। अब भारत का जो कंपोजिट स्कोर है वो है 71, यानी कि हम कहाँ आते हैं, हम फ्रंट रनर में कंपोजिट में आते हैं। अब वर्ष 2020-21 और वर्ष 2023-24 के मध्य जो SDG गोल 1 है हमारा गरीबी उन्मूलन, SDG गोल 8 यानी सभ्यकार और आर्थिक विकास, और SDG गोल 13 यानी जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है, और इन लक्ष्यों की वजह से ही भारत फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। और इसमें जितने भी राज्य हैं सबने समग्र स्कोर में सुधार किया है। कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में स्थित हैं, यानी कि फ्रंट रनर में हैं। फिर आगे बात कही गई है इसमें कि जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसमें सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले जो 5 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो नंबर 1 पर है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड,
सिक्किम, फिर हरियाणा। फिर इसमें कहा गया है कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है 2023-24, इसमें राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। यानी कि अगर संयुक्त रैंकिंग में देखा जाए तो केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ जो है वो पहले स्थान पर है। ये बात कही गई है। अब इसमें कहा गया है कि शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो केरल और उत्तराखंड पहले स्थान पर हैं, फिर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आ जाता है। फिर अंतिम 6 रैंक पर जो स्थित राज्य हैं, तो अंतिम राज्य बिहार है और उससे एक पहले झारखंड है। और 18वां जो है ना राज्य, यानी कि अंतिम 6 के हिसाब से जो 18वां राज्य है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनका स्कोर 67 है। हम कहाँ आते हैं, तो हम इसमें आते हैं अग्रणी में। फ्रंट रनर ही रहेंगे, लेकिन हमारा स्कोर बहुत कम है। हम कंपोजिट स्कोर से भी पीछे हैं, जो कि 71 है। आगे केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रदर्शन है उसमें चंडीगढ़ नंबर 1 पर है और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर नंबर 2 पर है। फिर अब इसमें कहा गया है कि जो आकांक्षी हैं उसमें राज्यों का प्रदर्शन कोई राज्य नहीं है। फिर अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार है। इसको 28, इसको 27 रैंकिंग मिली थी, और नागालैंड और मेघालय इनको क्रमशः 25वीं रैंक मिली थी, इसीलिए इनको परफॉर्मर में रखा गया है। फिर अग्रणी प्रदर्शन में हमारा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ज़्यादातर राज्य अग्रणी में ही आते हैं। फिर लक्ष्य प्राप्तकर्ता में कोई भी नहीं है। फिर केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें ना तो एस्पिरेंट में ना परफॉर्मर में, सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट रनर है उसी में सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं। फिर इसमें बताया गया है कि एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें जो कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादातर में आपको मिल जाएंगे और कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी में नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि जो लक्ष्य 7 है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है ये बात है। तो ये है इस पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। अब एक चीज़ और है जो जान लेते हैं इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, वो है कि ये 2015 में जो आया हुआ कार्यक्रम है ये कहता क्या है। तो ये कहता है कि हमने कुल 17 ऐसे गोल बनाए हैं जिनको हमें लागू करना है। उसमें से जो हमारा पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर गरीबी नहीं होगी तो फिर जीरो हंगर नहीं होगा। जीरो हंगर नहीं होगा तो तीसरा पिलर जो तीसरा गोल है वो कहता है कि अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छा वेलबींग रहेगा हमारा। हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम क्वालिटी वाली एजुकेशन ले पाएंगे, और हम क्वालिटी वाली एजुकेशन ले पाएंगे तो हम लिंग में भेदभाव नहीं करेंगे, जेंडर इक्वल रहेंगे। जेंडर में हम भेदभाव नहीं करेंगे, महिला पुरुष या कोई अन्य लिंग है उसको बराबर की सहभागिता प्रदान करेंगे। और जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हम पर्यावरण से जो जुड़े घटक हैं उनके बारे में भी सोचेंगे कि हमें साफ पानी मिले, पर्यावरण और प्रकृति में साफ पानी रहे, स्वच्छता रहे, ताकि प्रदूषण ना हो। फिर इससे क्या है कि जब प्रदूषण कम होगा, साफ पानी मिलेगा, तो जो जो क्या कहते हैं समाज में जो इनइक्वालिटी हैं वो कम हो जाएंगी, और इनइक्वालिटी कम होंगी तो लोगों का ध्यान इंडस्ट्री ग्रोथ पर जाएगा, इनोवेशन पर जाएगा, अच्छे इंफ्रा के लिए जाएगा। अब जब ये यहाँ जाएगा तो हमें फिर एक डिसेंट वर्क और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किक मिलेगी, ड्राइव मिलेगी कि हमें ये करना है। फिर जब हम ये कर लेंगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के माध्यम से करें, ताकि हम सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को बना सकें। फिर जिससे हम कंजम्पशन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और प्रोडक्शन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम कंजम्पशन कितना करें, प्रोडक्शन कितना करें, ताकि हम जो पर्यावरण में मौजूद जो हमारे लिए जो कुछ भी है उसका हम संदोहन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल ये सब करें। फिर ताकि
हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्लाइमेट एक्शन के बारे में अच्छी चीज़ें करने का मौका मिलेगा, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। इस पर्यावरण के अंतर्गत हम जो जल के नीचे का जीवन है उसको बचा सकेंगे, और जो अ, जमीन पर जीवन है उसको बचा सकेंगे, जिससे हम शांति, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को बना सकेंगे, जिससे यह एक गोल साझेदारी का बन जाता है। ये बात कही गई है। तो ये रहा पूरा। एक चीज मैंने इसमें गलत बता दी, दोबारा बता देता हूँ। क्लीन एनर्जी और वाटर सैनिटेशन के बाद इधर से जाना था, हम उल्टा चले गए। तो जो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी बनाएंगे, फिर इसी एनर्जी से हम डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जिससे इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद मिलेगी, इनक्वालिटी कम होगी, और सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का निर्माण होगा, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होगा और प्रोडक्शन होगा, जिससे क्लाइमेट एक्शन हमारा होगा, और ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर जो जीवन है उसको हम बचा सकेंगे। शांति, न्याय और जो मजबूत हमारे संस्थान हैं उनका निर्माण कर सकेंगे, जिससे कि इन जो गोल्स हैं हमारे, इनमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। तो ये है इस गोल के बारे में जानकारी। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, और इस अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में हमें टोटल 5 पिलर पढ़ने हैं मेरे ख्याल से। पहला है अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो लगभग ये 30 पेज का तो होगा ही होगा, तो ये है। और इसी के साथ हमने जो अपना पहला पिलर है राष्ट्रीय परिदृश्य, इसको पूरा कर लिया है। अब हमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन और अंतरराष्ट्रीय आपदाओं को देखना है। तो ये रहा। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि सूक्ष्म दृष्टि को भी बीच में किसी वीडियो में एडजस्ट कर दूं, ताकि उसे भी आप देखते चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। तो ये है। अब आज के लिए तो हमारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है। हमने 2 क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम को पूरा कर दिया है। चूंकि इस बार जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो लगभग 37 पन्नों में कवर किया गया था, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही वृहद है, तो इस वजह से इसको इतना करने में देर हुई। अगर आपको कोई गलती लगती है, अगर आपको कुछ ऐसा पूछना है या अगर आपको कुछ बताना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। और हम अभी अभी नए नए ही इस यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं, इस यूट्यूब माध्यम पे आए हुए हैं, तो हमें प्लीज़ कोशिश करिए कि आगे पहुंचाइए, अपने लोगों को बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, और अगली मुलाकात में हम किसी अगले पिलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।